स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, उसके अब तक टोटल 9 चैप्टर्स अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने चैप्टर 10 जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और ये चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो पुराने वाला सर्वे है उससे बहुत कम चीजें जो है वो नई ऐड हुई है, लेकिन इस चैप्टर को मैंने प्रेजेंटेशन वाइज चेंज किया पूरा का पूरा। जैसे अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अच्छा, सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ आपको लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सारे चैप्टर्स की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी सर्वे के, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से रिलेटेड चैप्टर है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने जो विकसित राजस्थान संकल्प है, उसके अंदर आप सबको पता ही है कि जो सर्वे के 13 चैप्टर हैं वो विकसित राजस्थान जो 2047 का संकल्प है उसके 13 क्षेत्रों पर ही आधारित है। तो जो विकसित राजस्थान संकल्प डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद अपने जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं उनको एक जगह पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक जगह पढ़ेंगे। फिर अपने पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे जो कि पॉलिटी का पोर्शन है। इसके बाद में अपने पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली योजनाओं और संस्थाओं का ही चैप्टर है। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपके जो विकसित राजस्थान संकल्प है उसके तहत किन किन क्षेत्रों पर ग्रामीण विकास के लिए काम किया जाएगा। तो सबसे पहला आता है समावेशी और सुलभ ग्रामीण अवसंरचना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। दूसरा आता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, यानी कि विकेंद्रीकृत शासन, ठीक है। तीसरा इसमें आता है आजीविका सुरक्षा और आय संवर्धन। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजीविका जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और आय जो है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा जो ग्रामीण समुदाय है उनको सशक्त किया जाएगा और सुरक्षित रूप से प्रबंधित और जलवायु संवेदनशील जल और स्वच्छता सेवाएं, जो जल जीवन मिशन चल रहा है तो जल और स्वच्छता सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ग्रामीण परिवर्तन के लिए भागीदारी जो है इस पर काम किया जाएगा। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जिसके तहत विकसित राजस्थान संकल्प में काम किया जाएगा ग्रामीण विकास पर। अब अपने सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख संस्थान। इसके तहत पहला संस्थान आता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको अपने राजीविका बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? राजीविका। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, शॉर्ट में इसको राजीविका बोलते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 2010 के अंदर, और ये एक स्वायत्त संस्था है, ध्यान रखना। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई है और ये एक स्वायत्त संस्था है। अब इसका प्रशासनिक नियंत्रण कौन करेगा? तो वही ग्रामीण विकास विभाग। कौन करेगा प्रशासनिक नियंत्रण? ग्रामीण विकास विभाग। पंजीकरण इसका, सोसाइटी जो पंजीकरण अधिनियम है 1958, उसके अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ है। स्थापना अक्टूबर 2010 में, स्वायत्त संस्था के रूप में। प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग करता है। पंजीकरण इसका सोसाइटी जो पंजीकरण अधिनियम है 1958 उसके अंतर्गत हुआ है, ठीक है। क्या काम करती है राजीविका? तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उन पर आधारित जो भी संस्थानिक अवधारणा है उसके आधार पर ग्रामीण आजीविका जो कार्यक्रम होते हैं उनको क्रियान्वित करती है। जो भी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम होते हैं उनको क्रियान्वित करने का काम है राजीविका का, ठीक है। अब यह जो राजीविका है इसके उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार जो है वो सृजित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से उनकी घरेलू आय में वृद्धि करना, इसके अलावा लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच जो है उसको बढ़ाना, और तेजी से बदलती जो भी बाहरी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य है उसके अनुरूप व्यवहार क्षमता जो है उसको बढ़ाना। तो ये उद्देश्य है। तो ये तो बात हुई राजीविका की। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट संस्थान है बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो बायोफ्यूल जो प्राधिकरण है ये 2007 के अंदर जो है वो गठित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि राज्य की जो बंजर भूमि है
उसके अंदर जो रतन जोत और अन्य समकक्ष अखाद्य तेलीय फसल होती है। देखो, रत्न जोत जो है वो तेलीय फसल तो है, लेकिन खाद्य तेल नहीं है ये, ठीक है, ये खाद्य तेल नहीं है, ये बायोफ्यूल बनाने के काम में आता है। तो रतन जोत और उसी के समकक्ष और भी जो भी अखाद्य तेलीय फसल हैं, उनकी खेती के द्वारा जैव ईंधन के उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को देखने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। यहाँ पर राज्य की बंजर भूमि के अंदर इसके तहत क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो राजस्थान जैव ईंधन नियम आए थे 2019 के अंदर, राजस्थान जैव ईंधन नियम आए थे 2019 के अंतर्गत और उनके तहत राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए बायोडीजल B100 जो है, देखो डीजल प्लस B100 बायोफ्यूल, ये बायोडीजल है, डीजल और बायोडीजल B100, इनकी जो खुदरा बिक्री है उसके लिए उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जो खुदरा विक्रेता है उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन जो है वो किया गया है। अरे अरे, मुख्य उपलब्धियां हेडिंग नहीं बन पाई क्या इधर, मुख्य उपलब्धियां कर लेना इधर हेडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजस्थान जो है वो राज्य का पहला राज्य है जिसने बायोडीजल की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाया और उनको लागू किया। इसका मीनिंग क्या है कि राजस्थान जैव ईंधन नियम जो है 2019 में आए हैं और ये लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके तहत डीजल के साथ में बायोडीजल जो है उसका सम्मिश्रण किया जाएगा B100 का, ठीक है। इसके अलावा ये राजस्थान बंजर भूमि और विकास बोर्ड जो आगे अपने पढ़ेंगे उसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का भी निष्पादन करता है। कौन? बायोफ्यूल प्राधिकरण, ठीक है। तो ये दूसरा संस्थान था बायोफ्यूल प्राधिकरण। इसके बाद आता है राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, इसका गठन हुआ है 2016 के अंदर। क्या इसका उद्देश्य है? तो राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए। इसका पहले नाम होता था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड, लेकिन चारागाह विकास वर्ड जो है वो बाद में ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड ये पहले होता था, फिर इसको बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड किया गया, ठीक है। और इसका पुनर्गठन किया गया 11 फरवरी 2022 को, 11 दूनी 22, तो 11 फरवरी 2022 को जो है इसका पुनर्गठन किया गया बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का, ठीक है। बंजर भूमि और चारागाह विकास समितियों का भी इसके तहत गठन किया गया है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जिसको अपने रूडा बोलते हैं, गैर कृषि गांवों के अंदर बेसिकली आजीविका का प्रमुख साधन क्या होता है? कृषि होता है, ठीक है, कृषि। लेकिन गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये अभिकरण जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो जिसकी स्थापना हुई है नवंबर 1995 में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में। उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर ग्रामीण जो गैर कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए। दृष्टिकोण की बात करें किस अप्रोच पर ये काम करता है तो ये बेसिकली जो स्थायी आजीविका है उसके व्यवहारिक मार्ग के रूप में जो दस्तकार परिवार है उनको स्वरोजगार प्रदान करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय एकीकृत और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण जो है उसका अनुसरण करता है, ठीक है। उप क्षेत्रीय कौन कौन से उप क्षेत्र हैं उस पर आएंगे। इसके अलावा एकीकृत और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण जो है उसको अपनाता है, ताकि जो स्थायी आजीविका है वो सृजित की जा सके, जो भी दस्तकार परिवार है उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। इसके लिए 3 उप क्षेत्रों में काम करता है, एक है चमड़ा, एक है ऊन और वस्त्र और एक है लघु खनिज। तो कृषि के अलावा भी इन क्षेत्रों पर काम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में वृद्धि करने के लिए एक चमड़ा है, एक ऊन और वस्त्र है और तीसरा लघु खनिज है। अब इसके तहत क्या क्या गतिविधियां की गई है? तो जो रूडा के तीनों उप क्षेत्र हैं चमड़ा, लघु खनिज और ऊन और वस्त्र, इनकी एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित हुई जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो चरम उप क्षेत्र है इसका, है ना, चमड़ा या चरम उप क्षेत्र जो है इसके अंदर डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ। कहां कहां पर? शाहपुर के अंदर जो कि अलवर में है और चावंडिया जो कि जयपुर में है। क्या ये याद करना है? क्या देख लेना, इतना कोई खास तो है नहीं। चरम उप क्षेत्र के अंदर डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर? शाहपुर अलवर और चावंडिया जयपुर के अंदर।
ऊन और जो वस्त्र उप क्षेत्र है इसके अंदर डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर हुआ? धनाऊ बाड़मेर के अंदर। धनाऊ बाड़मेर के अंदर ऊन और वस्त्र के अंदर। इसके अलावा टेराकोटा डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, टेराकोटा डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर हुआ? मजावड़ी उदयपुर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन कार्यक्रमों का। जो चमड़ा उप क्षेत्र है उसके अंदर कहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ? शाहपुर अलवर और चावंडिया जयपुर में। ऊन और वस्त्र के अंदर धनाऊ बाड़मेर के अंदर। टेराकोटा वाला हुआ है मजावड़ी उदयपुर के अंदर। और जो मार्केटिंग और समन्वय उप क्षेत्र है इसके तहत तीज उत्सव आयोजित हुआ नई दिल्ली के अंदर। तीज उत्सव 2025 जो है वो आयोजित कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और सावन तीज का उत्सव कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे संस्थान अपने पढ़े। राजीविका, बायोफ्यूल प्राधिकरण, इसके अलावा अपने पढ़ा बंजर भूमि विकास और चारागाह बोर्ड, इसके अलावा अपने पढ़ा रूडा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट संस्थान थे ग्रामीण विकास से रिलेटेड। अब अपने पढ़ेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। तो इसमें ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन कर रही है राजीविका, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM। अब इसमें वित्त पोषण ध्यान से समझना, भारत सरकार और राज्य सरकार का 60:40 का है, यानी ये केंद्र प्रायोजित योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। वित्त पोषण 60:40 है। क्या क्या प्रमुख गतिविधियां इसके तहत की जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए संस्थागत निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन और आजीविका हस्तक्षेप और अभिसरण, इन गतिविधियों को लेकर काम किया जाता है। वर्तमान के अंदर ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो राज्य के सभी ब्लॉक्स के अंदर क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक राजस्थान महिला कोष भी बनाया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान महिला कोष बनाया गया, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक, इस राजस्थान महिला कोष के माध्यम से जो राजीविका की महिलाएं हैं उनको 2.5% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन जो है या ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें 8% ब्याज सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, 2.5% की ब्याज दर पर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है राजीविका की महिलाओं को, और 8% की ब्याज सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, ये है राजस्थान महिला कोष। अब इस जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसके तहत क्या क्या हालिया गतिविधियां हुई है, रिसेंट में क्या क्या गतिविधियां हुई है वो अपने को देखना है। तो इसके तहत एक तो कृषि और जो पशुपालन क्षेत्र है इसके अंदर आजीविका के संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई है। ठीक है, नाम नहीं दिए हुए हैं उनके, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कृषि और पशुपालन क्षेत्र के अंदर आजीविका के संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कंपनियां जो है वो स्थापित हुई है। इसके अलावा एक कंपनी स्थापित हुई है जिसका नाम है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 40,000 जो महिला डेयरी उत्पादक हैं उनको बढ़ावा देना। तो जो उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है इसका उद्देश्य है 40,000 महिला डेयरी उत्पादक जो है उनको बढ़ावा देना। और इसमें तकनीकी सहयोग कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। कौन कर रहा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। स्थिति कहां पर है ये? क्या ये याद करना है? तो एज सच तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद करना चाहो तो उजाला वाला जो है वो हाड़ौती के जिलों में है, 12 बूंदी, झालावाड़ और करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है ना, ये 5 जिले हैं जहां पर ये स्थापित की गई है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक, इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। हाड़ौती महिला किसान उत्पादक लिमिटेड कहां पर? कोटा और बारां के अंदर। ऊपर वाली में उजाला वाली में कोटा मत लेना, नीचे वाली में लेना है हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, कोटा और बारां के अंदर। इसका उद्देश्य है सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित जो भी मूल्य श्रृंखला है उसको विकसित करना। ठीक है, वैल्यू चेन जो है वो विकसित करनी किस पर? सोयाबीन, सरसों और धनिया पर। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन भी स्थापित किए गए, कितने? 65, कोई खास नहीं। इसके अलावा वन धन विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। वन धन विकास केंद्र कितने जिलों में? 8 जिलों के अंदर। कौन कौन से 8 जिले हैं? तो बेसिकली इसमें दक्षिणी राजस्थान के ही जिले लेना आप, जैसे कि बारां है, झालावाड़ है, कोटा है ना, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है,
और सिरोही है। ठीक है, तो ये 8 जिलों के अंदर वन धन विकास केंद्र। जिले याद नहीं करने होते, सिर्फ इतना याद रखना राजस्थान का कौन सा पार्ट है, दक्षिणी। इसके अलावा एक राज सखी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। राज सखी मोबाइल ऐप जो है वो आपके समय पर जो है मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया। राज सखी मोबाइल ऐप जो है विभिन्न जो सखी संवर्ग हैं, आगे अपने पढ़ेंगे कौन कौन सी सखी संवर्ग हैं, उनके लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज सखी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। अब आते हैं सखी संवर्गों पर, क्या क्या सखी संवर्ग हैं। सबसे पहले इसमें आता है नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना पहले पढ़ चुके हैं कृषि वाले चैप्टर में। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको 1070, मैंने कहा था 10 को 7 से गुणा कर देना, थला फॉर रीजन 1070, तो 1070 कृषि ड्रोन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे महिलाओं के जो भी स्वयं सहायता समूह है उनको। इसके अलावा उनके परिवहन के लिए जो वाहनों की खरीद है उसके लिए जो ऋण दिया जाएगा उस पर एक्स्ट्रा 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 1070 तो ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 3% ब्याज अनुदान भी उनको दिया जाएगा। महत्व की अगर अपने बात करें तो ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव है उससे उर्वरक और कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग हो सकेगा, यानी बर्बादी नहीं होगी। फिर ये पहल जो है वो पारंपरिक कृषि पद्धति जो है उसको आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अगर प्रोग्रेस की बात करें तो राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक्स के अंदर 50 ड्रोन जो है वो वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी नमो ड्रोन दीदी। सोलर दीदी की बात करें तो दिसंबर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान जो है वो की गई है। लखपति दीदी, लखपति दीदी की अगर अपने बात, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं फास्ट मोड में जा रहा हूँ। ठीक है, लखपति दीदी योजना की अगर अपने बात करें तो 796 लखपति मास्टर ट्रेनरों के द्वारा 24,907 जो लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है उनको प्रशिक्षित जो है वो किया गया है इसमें। तो ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 12.98 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल है। तो ये ध्यान रखना बस, कितनी, 12.98 लाख महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल है। तो टोटल कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 19.90 लाख, लेकिन उनमें से लखपति दीदी की श्रेणी में कितनी शामिल है, 12.98 लाख। इसके अलावा बैंक सखी है, बैंक सखी में डिजिटल सखी आती है एक तो, जिसको डीजी पे सखी भी बोलते हैं, कितनी है, 7104 है, नहीं याद करना। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस सखी कितनी है, बीसी सखी जिनको बोलते हैं, 6053। ठीक है, पशु सखी और कृषि सखी कितनी है, तो ये आंकड़े दे रखे हैं, नहीं याद करने, ये पशु सखी ज्यादा है बस ये याद कर लेना, 37,000 है, कृषि सखी कम है, 36,000 है, ये याद नहीं करने हैं। ठीक है, आपको याद करना है तो नमो ड्रोन दीदी योजना याद करना है। एक तो नमो ड्रोन दीदी योजना, उसमें भी कितने ड्रोन, 1070, कितनी ब्याज अनुदान, 3%। लखपति दीदी कितनी है, 12.98 लाख। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं, आगे दी हुई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको अपने मनरेगा बोलते हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स भर देते हैं लोग सर्वे के अंदर, जो खुद के सर्वे निकालते हैं उनके अंदर। ठीक है ना, बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स इस योजना से रिलेटेड आज तक नहीं पूछी गई। ठीक है, जो सर्वे के अंदर जितनी डिटेल्स दी थी वो मैंने सारी यहाँ पर आपको दे दी है। उद्देश्य क्या है मनरेगा का, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन पूरे राज्य में ही हो रहा है इसका। और योजना क्या है, तो ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके जो वयस्क सदस्य हैं, जो अडल्ट मेंबर्स हैं 18+ के, अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए अगर वो तैयार हैं, ठीक है ना, उसमें कोई कुशलता नहीं है, कोई उनका कौशल विकास नहीं होगा उस श्रम से, लेकिन जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनको 100 दिन का एक सुनिश्चित रोजगार इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये है मनरेगा। फिर इसमें आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो मनरेगा की ही तर्ज पर लाई गई थी, जिसके तहत मनरेगा में अगर 100 दिन का रोजगार पूरा हो जाता है एक साल के अंदर, तो फिर अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार भी इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी इसमें टोटल 125 दिन का रोजगार दिया जाता है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में।
और यही अगर बात की जाए अनुसूचित जो जनजाति ब्लॉक है, जो 47 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी ब्लॉक्स जो है राज्य के अंदर, उनके अंदर ये फिर एक्स्ट्रा 50 दिन का दिया जाता है। अदर एरियाज के अंदर तो 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है, और जो एसटी ब्लॉक्स हैं 47, उनके अंदर 50 दिन का। ठीक है। इसके बाद में एक योजना है मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में से कम 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाब जो है उनका निर्माण करना। कितने? न्यूनतम 75। राजस्थान का इसमें क्या लक्ष्य है? 2475 अमृत सरोवर जो है उनका निर्माण करना है। देखो, भारत सरकार की योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में से न्यूनतम 75 जो है अमृत सरोवर जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने लक्ष्य कितना रखा है? 2475 जो अमृत सरोवर हैं टोटल, वो राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो जो इनकी जल धारण क्षमता होगी अमृत सरोवर की, वो लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ का। तो ये है मिशन अमृत सरोवर। कितने? टोटल 75 और राजस्थान में 2475। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन अपने बोलते हैं। चैप्टर 4 में सामाजिक समावेशिता वाले में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, वही सेम चीज है इसमें, बस थोड़ा सा एक एड ऑन है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जो आपके पीवीटीजी है, यानी कि जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह है, टोटल 75, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। देखो, अमृत सरोवर मिशन भी 75 और पीएम जनमन में भी 75, तो 75। ठीक है। तो 75 जो पीवीटीजीज हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पीएम जनमन जो है अभियान आया था। और इसके तहत राजस्थान में अगर बात करें तो लाभार्थी है 12 जिला जो है, उसके अंदर 8 पंचायत समितियां हैं, उनमें निवास कर रहे जो आवासहीन शहरिया पीवीटीजी परिवार हैं, वो इसमें लाभार्थी हैं। राजस्थान में कौन लाभार्थी हैं? तो 12 जिले के अंदर जो शहरिया समुदाय है, जो शहरिया पीवीटीजी है, वो 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे हैं और उनके पास आवास नहीं है, तो उनके लिए लाभ दिए जाते हैं। फिर लाभ क्या दिए जाते हैं? फिर उनके लिए अगर आवास नहीं है तो आवास बनाओ फिर, तो इसमें सहायता दी जाती है। प्रति आवास वित्तीय सहायता दी जाती है 2.37 लाख रुपए की। प्रति आवास कितनी सहायता दी जाती है? 2.37 लाख रुपए, जिसमें से आवास निर्माण के लिए, ये आपने चैप्टर 4 में सिर्फ इतना पढ़ा था कितनी सहायता दी जाती है, 2.37, लेकिन इसमें आवास निर्माण के लिए कितनी सहायता दी जाती है ये सब आपने नहीं पढ़ा था। इसमें आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपए, ये सारी योजनाओं में फिक्स है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मनरेगा के अंतर्गत जो अकुशल श्रमिक मजदूरी है वो दी जाती है 25,290 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर ये 2.37 लाख रुपए प्रति आवास वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से 2 लाख रुपए तो आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, और मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी मिलती है वो है 25,290 रुपए। ठीक है, अगली योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इस योजना में लाभार्थियों का चयन किया जाता है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना है 2011 के अंदर, उसके आंकड़ों के आधार पर जो है लाभार्थियों का चयन किया जाता है कि किसको जो है इस योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्या लाभ दिया जाता है? तो आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की उसको सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए। इसके अलावा शौचालय निर्माण करना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो 12,000 रुपए मैंने आपको बताया, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए ही दिए जाएंगे, आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए। इसके अलावा इसमें मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी भी दी जाती है 90 दिन तक, 100 दिन की नहीं है, 90 दिन की है। वित्त पोषण की अगर बात करोगे तो केंद्र और राज्य की 60:40 के रेशो में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसमें लाभार्थियों का चयन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर किया जाता है।
क्या लाभ है? आवास निर्माण के लिए सहायता दी जाती है 1,20,000 रुपए। शौचालय निर्माण करना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो 12,000 रुपए। मनरेगा के तहत मजदूरी 90 दिनों तक दी जाती है। वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 60:40 का है। ये सारी योजनाएं आप पढ़ते हो, ठीक है ना, इसलिए आपको फास्टली पढ़ा रहा हूँ। ये विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एमएलए लेड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो एमएलए लेड है, क्या उद्देश्य है इसका? स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, ठीक है, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जो है आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, विकास के जो भी क्षेत्रीय असंतुलन है उनको दूर करना। क्रियान्वयन की बात करें तो ये नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर क्रियान्वित हो रही है एमएलए लेड। क्या प्रावधान है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। जो भी एमएलए है वो अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि? 5 करोड़ रुपए की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है एमएलए लेड के तहत? 5 करोड़ रुपए की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है इस योजना के तहत? 5 करोड़ रुपए की, जिसमें से जो भी टोटल राशि है उसमें से न्यूनतम 20% तो उसको एससी और एसटी के लोगों के विकास के लिए ही खर्च करनी है, ठीक है ना। ये जो आपको 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए, इसका 20% न्यूनतम इसका 20% एससी और एसटी के लोगों के विकास के लिए उसको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत और नवीनीकरण कार्य हैं उनके लिए 20%, ठीक है। इसमें से 20% तक की सिफारिश जो है वो की जा सकती है विधायकों के द्वारा, ठीक है। विधायक कितनी 20% की सिफारिश कर सकते हैं किसके लिए? जो भी सार्वजनिक उपयोगिता की मरम्मत है या फिर नवीनीकरण है, रेनोवेशन का कार्य है मान लो, या मरम्मत का कार्य है ना, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए जो विधायक है वो 20% तक की सिफारिश कर सकते हैं वार्षिक आवंटन की अलग से। जो 5 करोड़ रुपए वार्षिक आवंटन दिया जाता है, इसमें वार्षिक आवंटन का जो 20% है, 20% तक की सिफारिश कर सकते हैं किसके लिए? मरम्मत और नवीनीकरण के लिए। एससी एसटी पर भी सेम 20% ही खर्च किया जाएगा। अगली योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, वो तो थी विधायक, ये है सांसद यानी कि एमपी लेड। उद्देश्य तो दोनों के ही सेम है, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जो भी आधारभूत अवसंरचना है उसका विकास करना, जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, विकास के जो क्षेत्रीय असंतुलन है उनको दूर करना। प्रावधान देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, क्योंकि आप सब जानते हो राजस्थान के अंदर 25 तो लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी आप जानते हो इनमें भी मनोनीत होते हैं कुछ और निर्वाचित भी होते हैं। ये वाला जो प्रोविजन है, हाँ, तो अब अपने बात करते हैं कि ये जो एमपी लेड स्कीम है इसके तहत सांसद जो है वो कहां कहां पर खर्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं लोकसभा सांसद। तो जो लोकसभा सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए, सेम एमपी लेड में है और सेम ही एमएलए लेड में है, 5 करोड़ रुपए तक के जो कार्य हैं, राशि तक के कार्य हैं, उनकी अनुशंसा कर सकते हैं जिला कलेक्टर को। जो लोकसभा सांसद हैं वो 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की जो अनुशंसा है वो किसको कर सकते हैं? जिला कलेक्टर को, ठीक है, जिले के अंदर, अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर। यानी लोकसभा सांसद का जो अधिकार क्षेत्र है वो उसका संसदीय क्षेत्र ही है, उसके अंदर वो 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है किसको? जिला कलेक्टर को। लेकिन जो निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है ना, जो निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं वो राज्य के किसी भी जिले के अंदर अपने कार्यों की अनुशंसा जो है वो कर सकते हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो राज्य के किसी भी जिले के अंदर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। कौन? राज्यसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य तो अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित हैं, ध्यान रखना, जबकि राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्य के किसी भी जिले में अनुशंसा कर सकते हैं। लेकिन अगर गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में चाहे वो लोकसभा सांसद हो चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, ये न केवल राज्य में बल्कि देश के किसी भी हिस्से में
जो है वो आपके सिफारिश कर सकते हैं। किस स्थिति में? गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में या फिर राज्य के बाहर भी देश के किसी भी हिस्से के अंदर पुनर्वास के लिए, है ना, जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है उसका पुनर्वास करने के लिए प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की जो स्थायी परिसंपत्ति निर्माण है उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, क्योंकि आपदा के कारण जो जिनके लोगों के घर टूट जाते हैं उनको वापस भी तो बना के देना है, तो स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करने के लिए कितनी सिफारिश कर सकते हैं ये? 1 करोड़ रुपए तक की। क्या केवल सिर्फ राज्य के अंदर ही? जैसे मान लो उत्तराखंड के अंदर आपदा आ गई तो क्या राजस्थान वाले कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कर सकते हैं। जो सांसद हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के, वो अपने संसदीय क्षेत्र में भी कर सकते हैं, राज्य के बाहर भी कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में वो कर सकते हैं। कितनी स्थायी परिसंपत्ति निर्माण की अनुशंसा? अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की। तो ये एमपी लेड है। इसके अलावा इसके और प्रोविजन भी है, जैसे सांसद जो है उसके द्वारा कार्य निष्पादन हेतु जो चयनित क्षेत्र है उसको संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सांसद के द्वारा कार्य निष्पादन हेतु जो चयनित क्षेत्र है उसको संबंधित सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चयनित क्षेत्र जो है, जो सांसद ने चुन लिया है, उसको सांसद की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो संबंधित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां हैं वो प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिन में प्रदान की जाती है। ठीक है, कितने दिनों के अंदर? 45 दिन में। जो कार्यों की सभी स्वीकृतियां हैं वो कितने दिन में प्रदान कर दी जाती है? 45 दिन के अंदर। इसके अलावा ये सारे जो भी डेटाज हैं, जो भी स्वीकृतियां हैं, अनुशंसाएं हैं, भुगतान है, ये सारे आपके ई साक्षी एक ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से जारी की जाती है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी अनुशंसाएं, स्वीकृतियां और भुगतान किसके द्वारा जारी की जाती है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। किसके माध्यम से? ई साक्षी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें अपने ग्रामीण विकास योजनाओं में ही क्षेत्रीय विकास जो कार्यक्रम है इनको देखने वाले हैं। ठीक है ना, ये मैंने एक जगह कंपाइल करके दिए हैं। क्षेत्रीय विकास जो कार्यक्रम है इनको देखने वाले हैं। टोटल 4 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके तहत पहला आता है मेवात क्षेत्र विकास योजना। मेवात क्षेत्र जो है वो बेसिकली जो मेव समुदाय जहां रहता है उसको बोलते हैं मेवात क्षेत्र। तो मेव बाहुल्य वाला क्षेत्र है मेवात क्षेत्र, और जो मेवात क्षेत्र का विकास करना है उसके लिए योजना लाई गई है। सम्मिलित क्षेत्रों की बात करें तो मेवात में अलवर और भरतपुर आते हैं। तो अब इसके अंदर चेंज हो चुके हैं जिले, है ना। तो अलवर आता है, एक खैरथल तिजारा आता है जो अलवर से ही निकला है, और एक आता है डीग जो कि भरतपुर से निकला है। ठीक है, तो ये 3 जिले इसमें शामिल हैं, अलवर, खैरथल तिजारा और डीग। और इनके 14 ब्लॉक के टोटल 807 गांव जो है वो इसमें शामिल है। क्या ये याद करने हैं कितने गांव शामिल है? नहीं, सिर्फ जिले। अलवर, खैरथल तिजारा और डीग जो है ये जिले इसमें मेवात क्षेत्र विकास योजना में शामिल हैं। क्रियान्विति की बात करें अगर, क्रियान्वयन, तो 1986-87 से राजस्थान सरकार ही इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। कब से? 1986 से 87 से 1986-87 से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। क्या क्या काम किए जाते हैं? एक तो आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका विकास, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाती है, लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए संसाधनों का विकास किया जाता है। तो ये आपका मेवात क्षेत्र विकास योजना है। इसके बाद आती है डांग क्षेत्र विकास योजना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डांग क्षेत्र क्या है। तो जो बीहड़ क्षेत्र है और जो संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र है, दस्यु का मतलब होता है डाका जहां डाला जाता था, चंबल वाला एरिया है ना, बीहड़ क्षेत्र, तो वो डांग क्षेत्र में काउंट होता है। और इसमें कौन कौन से जिले फिर शामिल हैं? तो इसमें 8 जिले शामिल हैं। कौन से? तो भरतपुर संभाग के पुराने वाले जिले सारे ही, भरतपुर, धौलपुर, कहाँ पर है भरतपुर? भरतपुर, धौलपुर,
करौली, सवाई माधोपुर, ये तो भरतपुर संभाग के पुराने वाले 4 जिले हो गए। इसके अलावा हड़ौती संभाग के 4 जिले बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी, तो ये डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं और इनके 2192 गांव जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और डांग क्षेत्र के विकास को स्टार्ट किया गया कब से, पुनः प्रारंभ किया गया था इसको 2005-6 से। 2005-6 के अंदर इसको वापस स्टार्ट किया गया था डांग क्षेत्र विकास योजना को। अगला इसमें आता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब मगरा क्षेत्र कौन सा है, तो मगरा क्षेत्र है राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य भाग है, वो जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, वो मगरा क्षेत्र में आता है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं बेसिकली। और ध्यान रखना ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास जो है उसके जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, वो मगरा क्षेत्र में काउंट होता है। तो उस क्षेत्र का विकास करना है। कौन कौन से हैं, ब्यावर है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है, ये जिले जो हैं वो शामिल होते हैं मगरा क्षेत्र के अंदर। कब शुरू हुआ था, 2005-6 के अंदर। और ये भी सेम डांग क्षेत्र वाला भी 2005-6 में ही शुरू हुआ, वो 1986-87 में हुआ मेवात वाला। मगरा 2005-6 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर की जाती है मगरा क्षेत्र के विकास के लिए, तो जल ग्रहण विकास हो गया, लघु सिंचाई है, पेयजल है, शिक्षा है, पशुपालन है, विद्युतीकरण है, स्वास्थ्य है, सड़क निर्माण है, ये सारी गतिविधियां यहाँ पर की जाती है। कौन कौन से जिले शामिल है, इंपॉर्टेंट ये है, एक ब्यावर है, एक भीलवाड़ा है, एक पाली है, एक चित्तौड़गढ़ है और एक राजसमंद है। तो ये टोटल 5 जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला एक कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। देखो पहले एक चलता था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको BADP बोलते थे, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका कोई भी मेंशन अब इको सर्वे में नहीं मिलता है। ठीक है, अब वाला इको सर्वे जो है उसमें कोई भी इसका मेंशन नहीं मिलेगा आपको। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसकी जगह पर एक नया जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है और उसका नाम है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है, वर्ष 2025-26 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवीन है, ये वर्ष 2025-26 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025-26 के अंदर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है राज्य की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ, दुर्गम और रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनका समग्र विकास करना। जो भी पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करने वाले जिले हैं, कौन कौन से हैं, गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इसके अलावा फलोदी भी आता है क्या, वो तो ज्योग्राफी का विषय। तो ये जो बॉर्डर से लगने वाले जिले हैं पाकिस्तान के साथ, जिनकी बॉर्डर लगती है, उन जिलों के अंदर समग्र विकास करना बेसिकली। वित्त पोषण इसमें ध्यान रखना राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं है। ठीक है, क्या क्या प्रमुख कार्य इसमें किए जाते हैं, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना पर बल दिया जाता है, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल की आपूर्ति होगी, ग्रामीण अवसंरचना होगी, ऊर्जा और प्रकाश व्यवस्था होगी, कृषि और पशुपालन होगी, खेल अवसंरचना होगी, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास होगी, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास। तो इस प्रकार से समग्र विकास, वर्ड भी बहुत बड़ा है, समग्र विकास, ये आपका क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये सारे थे आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इसके बाद ग्रामीण विकास से संबंधित अगली योजना आती है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। नाम से स्पष्ट है, जन भागीदारी के माध्यम से काम होंगे। पहले इसका नाम होता था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, लेकिन फरवरी 2020 के अंदर इसका नाम परिवर्तित किया गया और रखा गया महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। क्या उद्देश्य है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और रख रखाव के लिए जन भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करना। राज्य सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है और ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही लागू है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही लागू है ये महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है। अब इसके अंदर जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है, तो इसमें निर्माण कार्य किए जाते हैं और उन निर्माण कार्यों के अंदर जनता की भी हिस्सेदारी ली जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार का भी उसमें हिस्सा होता है। जैसे अगर मान लो शमशान या कोई कब्रिस्तान है, उसकी 4 दीवारी का निर्माण करना है, तो उसके लिए 90% हिस्सा राज्य सरकार देती है
और 10% हिस्सा जो है वो जनता देती है। ठीक है, 90% हिस्सा कौन देती है? राज्य सरकार, और 10% हिस्सा कौन देती है? जनता। इसके अलावा मान लो ये अन्य कोई सामुदायिक परिसंपत्ति है, उसका निर्माण करना है। शमशान की चारदीवारी के निर्माण के लिए तो 90% राज्य सरकार देगी, 10% जन भागीदारी है। अन्य कोई सामुदायिक परिसंपत्ति है, ठीक है, अन्य कोई सामुदायिक परिसंपत्ति है, उसके निर्माण के लिए राज्य सरकार कितना देगी और जनता कितना देगी? तो इसमें दो अलग अलग कंडीशन है। एक, वो क्षेत्र जिनमें एससी और एसटी की जो आबादी है वो 40% से अधिक है। अगर उस एरिया के अंदर एससी और एसटी की आबादी 40% से अधिक है तो वहां पर अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 80% राज्य सरकार, 20% जनता। लेकिन अगर ये आबादी 40% से कम है एससी और एसटी से, तो वहां पर 70% और 30% का अनुपात रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये थी आपकी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। वापिस समझाऊं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर। शमशान और कब्रिस्तान जो है उसकी चारदीवारी के निर्माण के लिए राज्य सरकार 90% पैसा देगी, 10% जनता। अन्य सामुदायिक जो परिसंपत्तियां उसके निर्माण के लिए अगर किसी एरिया के अंदर एससी और एसटी की आबादी 40% से अधिक है, वहां पर तो 80% सरकार और 20% जनता देगी। लेकिन ये आबादी 40% से कम है तो 70% राज्य सरकार और 30% जनता देगी। ठीक है, इसके बाद अगली योजना आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई भी सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र से किसी गांव का चयन करेगा और उसको आदर्श ग्राम बनाएगा। क्या उद्देश्य है? तो चयनित जो भी ग्राम पंचायत है उसके समग्र विकास में तेजी लाना, सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सतत रूप में सुधार करना, गांव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना ताकि उसको आदर्श बनाया जा सके। ठीक है, प्रोत्साहित भी तो करना पड़ेगा। अब इसमें जो ग्राम पंचायत है उसका चयन कौन करता है? सांसद करता है। ठीक है, और इसका जो 8वां चरण स्टार्ट हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना का, जो 8वां चरण है उसमें 17 ग्राम पंचायतें जो है वो ली गई है। तो इतनी कोई खास नहीं है ये। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2025 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ कब हुई है? जून 2025 के अंदर। कब प्रारंभ हुई है? जून 2025 के अंदर। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ जून 2025 के अंदर। उद्देश्य की अगर अपने बात करें तो उद्देश्य है संपूर्ण राज्य के अंदर जिला विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास को जो है वो प्राप्त करना। एक सेकंड, क्या योजना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना है। पहली बात तो ये है, नाम से अपने घबराना नहीं है कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है, तो ये केंद्र सरकार की नहीं है। पहली बात तो ये, एक सेकंड। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना जो है वो स्टार्ट हुई है जून 2025 के अंदर। जून 2025 के अंदर स्टार्ट हुई है। क्या उद्देश्य है? जिला उत्थान करना है। तो संपूर्ण राज्य के अंदर जो भी जिला विशिष्ट जरूरतें हैं, जिस जिले को जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास जो है वो प्राप्त करना। अब इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य के सभी जिलों के जो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है उनके अंदर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। किन किन चीजों पर इसमें बल दिया जाता है? तो भागीदारी आधारित योजना निर्माण है, प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता को तय करना है, जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों के माध्यम से त्वरित क्रियान्वयन करना है, कृषि और संबंधित गतिविधि हो गई, पर्यटन, एमएसएमई, खेल क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम किया जाए, सतत और समेकित विकास को बढ़ावा देना हो गया। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय जो है उसको सुदृढ़ करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, प्रशासनिक संवाद में सुधार करना, ये सारी चीजें जो है इन पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना जून 2025 में।
इसके बाद आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव। तो वित्त पोषण राज्य सरकार कर रही है, पहली बात तो ये, केंद्र सरकार नहीं कर रही इस योजना का। फिर योजना प्रारंभ कब हुई है? 2025-26 के अंदर। वर्ष 2025-26 में गरीबी मुक्त राजस्थान जो है उसके लिए समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई। अब इसमें लाभार्थी कौन है? जो बीपीएल जनगणना 2002 है उसके अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 22 लाख परिवार जो हैं वो इसके अंदर लाभार्थी हैं। कितने परिवार लाभार्थी हैं? 22 लाख बीपीएल के जो परिवार हैं वो इसमें लाभार्थी है। गणना का आधार 2002 है, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? इन परिवार जो भी बीपीएल है इनको एपीएल करना, ये इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन की बात करें तो इसके पहले चरण में ये 5000 गांवों के अंदर, दूसरे चरण में फिर 5000 गांव और तीसरे चरण में पुनः 10,000 गांव इसमें लिए जाएंगे, टोटल 20,000। ठीक है, और पहले और दूसरे चरण में सर्वे पूरा हो चुका है, तीसरे चरण में सर्वे जो है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा इसमें किन चीजों पर विशेष बल दिया जाता है? आजीविका सृजन और स्वरोजगार पर, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा। वापिस रिपीट करता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना वर्ष 2025-26 में गरीबी मुक्त राजस्थान की टैगलाइन पर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई है। लाभार्थी कौन है? तो जो बीपीएल परिवार हैं, टोटल 22 लाख बीपीएल परिवार इसमें लाभार्थी हैं, जिसमें 2002 की गणना का आधार लिया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इनको बीपीएल को एपीएल करना। वित्त पोषण है राज्य सरकार के द्वारा। क्रियान्वयन की बात करें तो पहले 2 चरणों में 5-5 हजार गाँव में और तीसरे चरण में 10,000 गाँव के अंदर। पहले 2 चरणों में सर्वे पूरा हो चुका है, तीसरे चरण में सर्वे प्रक्रियाधीन है। वही कार्यों पर काम किया जाएगा। आजीविका सृजन हो गया, स्वरोजगार है, महिला सशक्तिकरण है, वित्तीय समावेशन है, सामाजिक सुरक्षा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये तो हुई सारी ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। अब अपने बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं की। तो ये आप जो है राजस्थान पॉलिटी में अच्छे से पढ़ते ही हो। ठीक है, ये आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो बहुत सारी चीजें। तो जैसे कि सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने देख लेते हैं। तो पंचायती राज जो प्रणाली है उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? नागौर से, बगदरी गांव था, वहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, राजस्थान जो है देश में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको लागू करने वाला देश का क्या था? पहला राज्य था। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आगे अपने देखेंगे पंचायती राज की, उसको लागू करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य था। इसके बाद फिर 24 अप्रैल 1993 जो है इसको 73वां संविधान संशोधन जो है वो लागू हुआ और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया। ठीक है, यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब इसके तहत एक आर्टिकल जो है वो जोड़ा गया, आर्टिकल 243 जी। जो आर्टिकल 243 जी है इसके अंदर पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां क्या है इसको लेकर प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 था उसको 1994 में फिर वापस संशोधित किया गया और 1994 में मूल एक्ट आया। 1953 में सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया था जिसको कि संशोधित किया गया 1994 के अंदर, और 1996 के अंदर जो है राजस्थान पंचायती राज नियम जो है वो लागू हुए। अधिनियम 1994 में और नियम 1996 के अंदर। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संरचना है उसके अंदर ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर है और उच्च स्तर है उसमें जिला परिषद। तो अगर वर्तमान संरचना की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 41 तो क्या है? जिला परिषद है, 457 पंचायत समितियां हैं, 14,403 क्या है? ग्राम पंचायतें हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अब पंचायती राज संस्था या जो पंचायती राज विभाग है उसके मूल काम क्या है? तो मूल काम सबसे इंपॉर्टेंट तो है डिसेंट्रलाइजेशन को सुनिश्चित करना, विकेंद्रीकरण जो है उसको सुनिश्चित करना। दूसरा है पैसा जो एक्ट है उसको क्रियान्वित करना, यानी कि जो पंचायती राज पंचायतों के जो प्रावधान है उसको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। इसके अलावा
जो भी पंचायती राज संस्थान है उनमें कार्मिकों की भर्ती करना और अन्य जो प्रशासनिक कार्य वो करना, संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना। इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग के लिए ग्राम सभाओं को जो है मजबूत करना, ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, जैसे ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना, शौचालय का उपयोग करने की सुविधा कराना। ठीक है, इसके अलावा हाँ, सभी राजकीय विद्यालय और आंगनबाड़ियों के अंदर शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था, ये सारे काम है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाली हेडिंग, पंचायती राज संस्थाओं को जो ग्रांट मिलता है, जो अनुदान मिलता है, वो किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो एक तो इनको दिया जाता है राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा और एक दिया जाता है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है वो है 15वां, 15th जो राष्ट्रीय वित्त आयोग था, उसने कितने ग्रांट की व्यवस्था इनके लिए की थी। तो पहले तो उसकी अवधि क्या थी, जो 15वां राष्ट्रीय वित्त आयोग था उसकी अवधि थी 2021-22 से 2025-26, यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए था। जो 15वां राष्ट्रीय वित्त आयोग था उसकी अवधि थी 2021-22 से 2025-26, यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए। इसके बाद अगर अनुदान की बात करें तो अनुदान बेसिकली 40% तो अनटाइड अनुदान था और 60% टाइड अनुदान था। अब टाइड क्या होता है, अनटाइड क्या होता है, अपने देखेंगे। ठीक है, अनटाइड कितना था, तो टाइड अनुदान तो था 60% और अनटाइड था 40%। जितना अनुदान था उसमें से 60% जो है वो तो था टाइड अनुदान और 40% था अनटाइड अनुदान। अब ये जो अनटाइड अनुदान है इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, इसका उपयोग जो भी वेतन और अन्य जो प्रशासनिक व्यय हैं उनको छोड़कर स्थानीय जो निकाय हैं, पंचायती राज संस्थाएं, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की मरम्मत और रख रखाव के लिए। तो अनटाइड अनुदान का उपयोग कहां पर किया जाएगा, जो भी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की मरम्मत के लिए और रख रखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जबकि जो टाइड अनुदान है उसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अनुसार उसका उपयोग 2 किस्तों के अंदर किया जाएगा। 2 किस्तें हैं 50-50% की। पहली जो किस्त है उसका उपयोग किया जाएगा स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति जो है उसको बनाए रखने के लिए, खुले में शौच से मुक्त करना बेसिकली, है ना। स्वच्छता और खुले में शौच मुक्ति को बनाए रखने के लिए पहली किस्त दी जाएगी टाइड अनुदान की, और दूसरी जो किस्त दी जाएगी टाइड अनुदान की वो दी जाएगी बुनियादी सेवाओं के लिए, जैसे पेयजल आपूर्ति है, जल संचयन है, जल पुनर्चक्रण है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है। अनुदान कितना 40% अनटाइड, 60% टाइड। अनटाइड का यूज कहां पर होगा, स्थानीय आवश्यकताओं की मरम्मत और रख रखाव के लिए। टाइड का यूज कहां पर होगा, 2 किस्तों के अंदर। पहली किस्त में तो स्वच्छता पर काम किया जाएगा, खुले में शौच मुक्ति पर काम किया जाएगा। दूसरी किस्त जो 50% आएगी वो बुनियादी सेवाओं के लिए। इसके बाद में अनुदान ये भी तो देता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग अपने पढ़ेंगे सिक्स्थ जो राज्य वित्त आयोग था उसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी। तो इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी वो 2020 से 25 तक की, 2020 से 25 तक की जो अंतरिम रिपोर्ट थी उसके अपने प्रावधान पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको दी जाने वाली जो अनुदान राशि थी उसको किस किस प्रकार से कार्यों में खर्च किया जाएगा वो बताया गया था बेसिकली। तो जो टोटल 100% अनुदान राशि, मान लो पंचायती राज संस्थाओं को जितनी भी अनुदान राशि दी जाती थी उस अनुदान राशि को किन किन कार्यों पर खर्च करना था। तो जो आधारभूत और विकास कार्य हैं उन पर 55% खर्चा करना था। जो भी आधारभूत और विकास कार्य हैं पंचायतों के अंदर उन पर 55% हिस्सा खर्च करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की योजनाएं और जो गतिविधियां हैं उसका अगर क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए 40% खर्च करना था। लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए 2%, ठीक है, यानी कि लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि करने के लिए 3% का खर्च करना था। तो ये स्ट्रक्चर था। अगर आपने इससे पहले अलग तरीके से पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। ये आपको सर्वे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही बता रहा हूं मैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जो अंतरिम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली जो टोटल अनुदान राशि थी उसका वितरण किस प्रकार से होगा,
आधारभूत और विकास कार्यों के लिए तो 55%, राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता की जो योजनाएं और गतिविधियां हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए 40%, बच गए 5% में से लिंगानुकूल स्थान बनाने के लिए 2% और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 3%, ठीक है, खर्च करना होगा अनुदान राशि का। इसके अलावा जो शुद्ध कर राजस्व है, राज्य का जो स्वयं का शुद्ध कर राजस्व है उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। राज्य का जो भी शुद्ध कर राजस्व है उसका 7% जो हिस्सा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार वितरित किया जाएगा। राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7% हिस्सा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वितरित किया जाएगा। किस प्रकार से वितरण होगा, तो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा 73.2% और शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा बचा हुआ 26.8%। एक याद कर लो दोनों में से कोई भी। 2011 की जनगणना को इसमें आधार रखा गया है। 7% हिस्सा जो शुद्ध कर राजस्व का है वो 2011 की जनगणना के आधार पर वितरित किया जाएगा, जिसमें से पंचायती राज संस्थाओं को 73.2%, शहरी निकायों को 26.8%। अब जो बचा हुआ 93% शेष हिस्सा है शुद्ध कर राजस्व का, उसमें आधार होगा जिलेवार। जिलेवार वेटेज जो है वो आधार है और उसके तहत फिर जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायतों को 75% जो है हिस्सा दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वितरण है जिसको आपको समझना है। शुद्ध कर राजस्व जो है उसमें से 7% हिस्सा तो 2011 की जनगणना के आधार पर दिया जाएगा और 93% जो शेष हिस्सा है वो जिलेवार वेटेज के आधार पर दिया जाएगा। अब इसमें जो 7% है उसमें से पंचायती राज संस्थाओं को 73.2% और शहरी स्थानीय निकायों को 26.8%। जो 93% शेष है जो जिलेवार वेटेज के आधार पर दिया जाएगा उसमें जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायतों को 75% दिया जाएगा। आज से पहले नहीं पढ़ा होगा ऐसे कभी भी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जो आपको सर्वे पढ़ा रहे हैं ना वो सर्वे पढ़ते नहीं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, उनकी टीम पढ़ती है और टीम पता ही है आपको कितनी कुशल होती है। पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन संबंधी योजनाएं अब अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं तो पढ़ ली, अब अपने बात करेंगे पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना आती है सबसे पहली जो योजना इसमें आती है वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उसका चरण 2 जो है वो अब चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है, 2020-21। कब से स्टार्ट हुआ है, 2020-21 से इसका सेकंड चरण स्टार्ट हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसका मुख्य उद्देश्य है गांवों को गांवों की जो ओडीएफ स्थिति है यानी खुले में शौच से मुक्त, गांवों की जो ओडीएफ स्थिति है उसको बनाए रखना और जो भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां हैं उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वच्छता के स्तर में सुधार करना, जिससे कि गांवों को जो है वो ओडीएफ प्लस जो है वो बनाया जा सके। विशेष बात यह है राजस्थान जो है इसको मार्च 2018 तक जो है ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, यानी कि शौच से मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया था 2018 के अंदर, मार्च 2018 में। अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसके क्या क्या प्रमुख घटक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला घटक है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण और उपयोग। व्यक्तिगत खुले में शौच ना करे इसके लिए उनको पर्सनल जो है घरेलू घरों के अंदर जो है शौचालय बनवा के दिए जाएंगे, निर्माण किया जाएगा उनका और उपयोग करने के लिए उनको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया जितने भी शौचालय निर्माण है उसके लिए 12,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किन किन को, जो बीपीएल हैं, एससी एसटी हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं,
शारीरिक रूप से कोई विकलांग है और महिला मुखिया वाला कोई परिवार है तो उनको जो है 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए सामुदायिक जो स्वच्छता परिसर है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर है चाहे बस स्टैंड है, इन पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो है इनका निर्माण करने के लिए, ये लाख लिख लेना भाई यहाँ पे, रुपए 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए। 3 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और जो 15वां वित्त आयोग है उससे 30% राशि व्यय वहन करने का प्रावधान था। 15वें वित्त आयोग ने कितना प्रावधान किया था? 30% राशि जो है वो वहन करेगा सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए। इसके अलावा ठोस और जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है वो स्थानीय स्तर पर किया जाएगा जिससे कि गांवों को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा सके। इसके अलावा एक नया घटक है गोबर धन परियोजना, जिसका उद्देश्य है पशुओं का जो गोबर है और जो जैविक कचरा है उसको गांवों से साफ करके तथा ऊर्जा और खाद का उत्पादन करके आय के स्रोत विकसित करना। बेसिकली गांव में जो कुल्डियां होती है उनको जो है वो जैविक खाद के रूप में यूज करना, जो करते ही हैं लोग। तो प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना जो है वो स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड चरण। आगे चलते हैं। एक योजना है पंचायत विकास योजना, जिसको अपने पीडीपी बोलते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना कह लो या पंचायत विकास योजना कह लो। तो इस योजना को तैयार किया गया है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2015 के अंदर। योजना क्या है? तो ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों का नियोजन जो होगा उसके लिए एक प्रक्रिया बताई गई है कि पहले आप जन सहभागिता के आधार पर ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं और जो प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार प्रस्तावों को विशेष ग्राम सभाओं के द्वारा अनुमोदित करवाओ। फिर एक समन्वित कार्य योजना तैयार करके इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दो। तो ये इसमें एक प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पंचायत विकास योजना में एक जन योजना अभियान जो है वो भी स्टार्ट किया गया है। पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ही एक जन योजना अभियान स्टार्ट किया गया है, जो कि स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को, गांधी जयंती के दिन, और है कब तक? 31 मार्च 2026 तक। तो इसकी अवधि याद रखना, जन योजना अभियान की अवधि है 2 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026। और ये ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी जो है उसको अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है बेसिकली जन योजना अभियान। ठीक है। अगली योजना है स्वामित्व योजना। ये आपके आरएएस मेंस 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। स्वामित्व योजना पर टिप्पणी लिखी है। सर्वे के अंदर अब कंटेंट कम कर दिया गया है इसका। अगर बात करें शुभारंभ कब हुआ है तो 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना आई है पंचायत दिवस के अवसर पर। ठीक है, कब? पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को योजना आई है पंचायत दिवस के अवसर पर। क्रियान्वयन की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग, इसमें 3 प्रमुख विभाग है भारत सरकार के। ठीक है, भारत सरकार के 3 प्रमुख विभागों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक है पंचायती राज विभाग, एक है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एक इसमें आता है राजस्व विभाग। कब स्टार्ट हुई है? 24 अप्रैल 2020 को। क्या प्रावधान है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसके माध्यम से क्या काम किया जाएगा? तो ड्रोन के माध्यम से राज्य के सभी गांवों के जो आबादी क्षेत्र है उनका डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा और संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। तो बेसिकली ड्रोन का यूज करके गांवों के जो भी सभी गांवों के जो आबादी क्षेत्र है उनका डिजिटल मानचित्र जो है वो तैयार किया जाएगा बेसिकली। और मानचित्र के आधार पर जो संबंधित ग्राम पंचायत है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी। ये अधिनियम नहीं होना था, नियम होना था यहाँ पर शायद, क्योंकि नियम आया था 96 में, अधिनियम 94 में आया था। तो सर्वे में दे रखा है वैसे, तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए था उनको। ठीक है, मानचित्र के आधार पर जो संबंधित ग्राम पंचायत है वो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को जो है वो पट्टा जारी करेगी। पहले डिजिटल मानचित्रीकरण किया जाएगा गांवों का और फिर जो है वो पट्टा जारी किया जाएगा।
तो ये योजना है स्वामित्व योजना। इसके बाद अगली योजना है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले ये शहरी क्षेत्रों में की गई थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टार्ट कर दी गई है। प्रारंभ कब हुआ? 6 जनवरी 2024 को। कब स्टार्ट हुई? 6 जनवरी 2024 को। कौन संचालन कर रहा है रसोइयों का? राजीविका। राजीविका के माध्यम से जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है वो इन रसोइयों का संचालन कर रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है तो देख लो। इसमें टोटल 796 जो रसोइयां हैं वो संचालित हो रही है, उनके माध्यम से दोपहर और रात्रि भोजन जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक रसोई के अंदर प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर का भोजन और अधिकतम 100 ही रात्रि का भोजन जो है उपलब्ध, यानी 100 थाली प्रतिदिन। अधिकतम कितनी? 100 दोपहर का भोजन की और 100 ही रात्रि भोजन की। कितना अनुदान? तो लाभार्थी के द्वारा प्रति थाली जो भुगतान किया जाता है वो 8 रुपए का, और राज्य सरकार कितना करती है? 22 रुपए का। ठीक है, तो प्रति थाली अगर भुगतान की बात करें अपने, तो लाभार्थी तो करता है 8 रुपए जो जिम के जा रहा है, और 22 रुपए करती है सरकार। इसके अलावा इसमें प्रत्येक लाभार्थी को जो थाली मिलती है उसके अंदर कितने ग्राम भोजन होता है? उसमें होता है 600 ग्राम भोजन। 600 ग्राम भोजन जो होता है वो मिलता है थाली में, जिसमें 300 ग्राम चपाती होती है, 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है, और 100 ग्राम उसको चावल या फिर बाजरे की खिचड़ी और अचार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये आपकी थी अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। 6 जनवरी 2024 को राजीविका इसका संचालन कर रही है। 796 रसोइयां अब तक संचालित हैं। 100 थालियां दोपहर भोजन की और 100 थालियां ही रात्रि भोजन की मैक्सिमम बनाई जाती है। 8 रुपए लाभार्थी देता है, 22 रुपए राज्य सरकार देती है। 600 ग्राम भोजन मिलता है, 300 ग्राम चपाती होती है, उसमें 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है, 100 ग्राम बाजरे की खिचड़ी और चावल, साथ में अचार। अगला है अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल ज्ञान केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो युवा हैं उनके स्व अध्ययन के लिए, यानी उनकी सेल्फ स्टडी के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आम जन की जो पठन प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाती थी। और अब अटल ज्ञान केंद्रों पर ई पुस्तकालय की सुविधा जो है वो विकसित की जाएगी। ई पुस्तकालय की सुविधा जो है वो भी विकसित की जाएगी अटल ज्ञान केंद्रों पर। इसके बाद में एक आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब क्रियान्वित हुआ? 2018 के अंदर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 के अंदर क्रियान्वित हुआ, जिसका वर्तमान नाम है पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया और एक वर्ड ऐड हुआ है पुनर्गठित। स्टार्ट 2018 में हुआ है। अवधि की अगर आप बात करोगे तो मार्च 2026 तक है। 2018 में स्टार्ट हुआ लेकिन अवधि है 2026 तक, मार्च 2026 तक। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की है। क्या उद्देश्य है? पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि और कार्मिक हैं उनको क्षमता और प्रशिक्षण। ठीक है, अगली योजना है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। ग्राम पंचायत भवन निर्माण, तो ग्राम पंचायतों के भवनों का जो निर्माण है वो न्यूनतम 5 बीघा भूमि पर जो है वो किया जाएगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ग्राम पंचायत भवन निर्माण योजना के तहत ग्राम पंचायत के भवनों का निर्माण न्यूनतम 5 बीघा भूमि पर किया जाएगा। उद्देश्य तो आप पढ़ लेना। ठीक है, जो ग्रामीण सचिवालय होते हैं उनकी दृष्टि से जो सभी कार्यालय हैं उनको एक ही परिसर में लाना ताकि आम आदमी को सुविधाएं मिल सके। ठीक है ना, जितने भी ये होते हैं जो ग्रामीण सचिवालय है, एक टाइप से ग्रामीण सचिवालय बनाना है ना, ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीण सचिवालय, क्योंकि सचिवालय में सारे विभाग एक जगह होते हैं, उसी प्रकार से गांवों के अंदर भी जो है वो सचिवालय का निर्माण किया जाए जिससे कि आम जन जो है उसको सुविधा मिल सके। और इसके तहत प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत है 50 लाख रुपए। कितनी भूमि पर? 5 बीघा भूमि पर। तो 5 का आंकड़ा ध्यान रखना, न्यूनतम 5 बीघा भूमि पर 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ। इसके अलावा पंचायत समिति भवन निर्माण जो है, पंचायत समिति भवन निर्माण, इससे रिलेटेड अगर अपने बात करें तो वर्ष 2019 के अंदर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सीमांकन किया था। ठीक है ना, जिसके तहत 57 नई पंचायत समितियों का गठन हुआ था। ठीक है, 2019 के अंदर राजस्थान सरकार ने
पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सीमांकन किया था, जिसके तहत 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया, जिसमें से 56 पंचायत समितियों के भवन निर्माण के लिए तो भूमि आवंटित कर दी गई है, लेकिन जो शेष एक पंचायत समिति है उसके लिए अभी प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो ये है पंचायत समिति भवन निर्माण योजना, जिसके तहत 2019 के अंदर जब राज्य सरकार ने पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन किया तो टोटल 57 पंचायत समितियां नई गठित की, जिसमें से 56 के लिए तो भूमि आवंटित हो चुकी है, एक के लिए अब तक भूमि आवंटित नहीं हुई है। ठीक है, ये योजना है बस, और क्या है। अंबेडकर भवन, अब अंबेडकर भवन कहाँ मनाए जाएंगे, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जो मुख्यालय हैं उनको छोड़कर शेष सभी जो पंचायत समिति मुख्यालय हैं, ठीक है ना, उन पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। अंबेडकर भवन कहाँ मनाए जाएंगे, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जो मुख्यालय है उनको छोड़कर जो शेष पंचायत समिति मुख्यालय हैं वहां पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। और एक अंबेडकर भवन की अनुमानित लागत 50 लाख रुपए है, सेम टू सेम ये भी ग्राम पंचायत भवन की भी यही थी। ठीक है, और अंबेडकर भवन की भी यही है 50 लाख रुपए। इसमें से 25 लाख रुपए की राशि तो जिला परिषदों के निजी जमा खातों में हस्तांतरित होगी और शेष जो 25 लाख रुपए की राशि है वो अन्य योजनाओं के अभिसरण से जुटाई जाएगी। और टोटल कितने अंबेडकर भवन स्वीकृत है राजस्थान में, 120। राशि कितनी, 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत है। कहां पर स्थापित होंगे, तो जो आपके नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका मुख्यालय उनको छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर। ठीक है, टोटल 120। हर घर तिरंगा कार्यक्रम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 से ये इंपॉर्टेंट है कि कब आयोजित हुआ, तो 8 से 15 अगस्त 2025 को आजादी का जो अमृत महोत्सव था उसके अंतर्गत इसको आयोजित करवाया गया। किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात यही है बस। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने 8 से 15 अगस्त 2025 को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। अब इसमें कितने ध्वज फहराए गए ये कोई काम का नहीं है। इसके अलावा एक विमुक्त गुमंतु, एक तो विमुक्त, एक गुमंतु और एक अर्ध गुमंतु भूखंड पट्टा आवंटन अभियान भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें लाभार्थी यही हैं विमुक्त गुमंतु और जो अर्ध गुमंतु श्रेणी के परिवार हैं जिनके पास में आवास के लिए भूमि नहीं है, वो इसमें लाभार्थी है और फिर उनको आवास के लिए भूमि दी जाएगी। और तो क्या है, यही अभियान है, पट्टा वितरण किया जाएगा। और ये मैंने आपको पढ़ाया ही था जल सुरक्षा वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 वापिस पढ़ा देता हूं। प्रारंभ हुआ है फरवरी 2024 के अंदर। उद्देश्य वही है, अधिकतम वर्षा जल का संचयन, संरक्षण और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। कार्य क्या किए जाते हैं, नए एनीकट का निर्माण हो गया, खेत तालाब हो गए, मिनी परकोलेशन टैंक हो गया, मिनी स्टोरेज टैंक हो गया, सब सरफेस बैरियर हो गया, पुराने जल संचयन संरचनाएं हैं उनकी मरम्मत का काम हो गया। तो ये सारे काम है। प्रावधान की अगर अपने बात करें तो अगले 4 साल के अंदर 20,000 गांव जो है राज्य के, उनके अंदर ये संरचनाओं का निर्माण होगा, जिसके तहत 4 चरणों के अंदर आप देख सकते हो निर्माण होगा 20,000 गांव। पहला चरण जो है वो पूर्ण होगा 31 मार्च 2026 को, दूसरा होगा 30 जून 2026 को, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले। तीसरा चरण 30 जून 2027 को और चौथा चरण 30 जून 2028 को पूर्ण होगा। तो 4 साल के अंदर जो है निर्माण कार्य पूरा होगा, फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ है। तो इसी के साथ ही अपना चैप्टर 10 जो है वो होता है कंप्लीट। अब बचे हैं चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 11 है शहरी विकास से रिलेटेड, छोटा चैप्टर है। चैप्टर 12 जो है वो प्रशासन से रिलेटेड है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। चैप्टर 13 जो है वो आंकड़ों वाला चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें राजकोष से रिलेटेड और आर्थिक नीति से रिलेटेड आंकड़े आएंगे। ठीक है, तो ये अपने आगे चैप्टर बचे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और इनकी पीडीएफ मैंने आपको बताई थी, लोक बंधु 2025, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।